नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की कहानियाँ। उसमें आज हम देख रहे हैं ज्ञान रंजन की कहानी पिता नामक। इससे पहले हमने लगभग सभी कहानियाँ देखी है। अब हमारी सिर्फ 3 ही कहानियाँ बची है। उसमें पिता एक है, नीरबंसिया, राजा नीरबंसिया और परिंदे। यह 3 कहानियाँ अभी शेष बची है जो कि पढ़ाने की है। और वह 3 कहानियाँ होने के बाद हम तुरंत कविताओं को प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही एक एक करके कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथा, निबंध, जो भी हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में विधाएँ हैं, रचनाएँ हैं, वह पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई जाएगी। उन्हीं के अनुसार निःशुल्क यहाँ आप तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। देखते हैं पिता नामक कहानी ज्ञान रंजन की। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खगल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए ऐसा होना उचित नहीं है। यानी वो रात का समय है और वह फर्श पर वहाँ टॉर्च लगाकर या बिजली लगाकर वह सोता है, और जो भी सोने के बाद डकार आती है लेकिन उसको वह दबाता है, क्योंकि बाकी के जो आसपास के जो लोग हैं, घर के बाल बच्चे हैं, वहाँ सोए होते हैं और वो इसकी डकार की आवाज़ सुनकर जग जाएंगे। यही सोचकर वह डकार को अंदर ही दबाता है और वह शांति भंग करना नहीं चाहता। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी डबडबाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत सांप भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद से चुके होते हैं। यानी जो घनश्याम नगर है, वहाँ के घनश्याम नगर है, उस बस्ती से नज़दीक से रेलवे का जो है पटरी है, और वहाँ से वो रेलगाड़ी जाती है और उसकी आवाज़ आ रही है। यह गाड़ी जब जाने का समय होता है तब लोगों की एक नींद हो चुकी होती है। थोड़ी देर तक एक बहुत सांप भागता हुआ शोर होता रहा। यानी वह गाड़ी जाने के बाद एक अचानक शोर होने लगा, आवाज़ आने लगी। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते। यानी सर्दियों के मौसम में यदि यह गाड़ी का समय होता है तब तक इन लोगों की एक नींद हो जाती है। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। यानी जो गर्मी का मौसम था, तो उस मौसम में उस रेलगाड़ी जब जाने का समय होता है उस समय तक कोई सोते ही नहीं है, नहीं तो वह जल्दी सोते हैं और जल्दी खाते पीते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की बात की। यानी आज हर रोज़ से आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, और वो रास्ते में गर्मी की बातें, बढ़ती धूप की बातें इस प्रकार के लोग करते हैं। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिटपिटाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है। यानी वहाँ काफ़ी रात हो चुकी है, पसीने से शरीर भीगा है और जो कपड़ों की भी अवस्था बेकार हो चुकी है। लेकिन गाड़ी बीत चुकी है, आकर गई है, फिर भी उसको ऐसा नहीं लगा कि नींद टूटी है, क्योंकि उसको नींद लगी ही नहीं थी, वह नींद सोया ही नहीं था। बल्कि यूँ लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्बाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था।
यानी वह सोया नहीं था लेकिन सोने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी और पंखे की जो हवा है वह गर्म आ रही थी और वो पुराना पंखा था, इसीलिए वह आवाज़ भी दे रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, यानी जो अंगड़ाइयाँ ले रहे होंगे। यानी वह ऐसा सोच रहा है कि अन्य जो कमरों में लोग हैं वह भी चैन से सो नहीं होंगे, जागते ही होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं है। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी एक 1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। यानी वहाँ दूसरे कमरे की हलचल क्या है, कुछ आवाज़ सुनने की उसने चेष्टा की, प्रयास किया, लेकिन कोई आवाज़ तक नहीं आई है। इतना ही नहीं, अन्य जो कमरे हैं, अन्य लोगों के घरों में, अन्य लोगों के कमरों में अच्छे से पंखे हैं, नए हैं, तो उसकी आवाज़ तक नहीं हो रही थी। वह लोग शांति से सोए थे और यह बाबू जो है, यह उनके बारे में सोच रहा है और वह ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा है। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई, वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। यानी जो पिता जो है वह चारपाई पर बाहर सोए थे और वह जग गए हैं और जग कर जो बिल्ली आवाज़ लगा रही थी उसको उसने चुप कराया। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पकड़ा और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था और हट हट चिल्लाए। यानी वह डंडे से बिल्ली को भगाते हैं और वह जो बिल्ली का रोना है बंद हो जाता है। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। यानी वह देख रहा है पिता जो है वह बाहर बिस्तर लगाकर आ गए हैं और बैठे हैं और वह अपने पीठ का पसीना पोंछ रहे हैं। यह उनसे नज़रें बचाकर अंदर की ओर आता है। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह ज़रा भी नहीं सुनते। हम क्या भोगे कष्ट। यानी वह कहते हैं कि सब कहते हैं कि अंदर पंखे की हवा में सो जाइए, लेकिन यह मानते ही नहीं है, तो यह तो कष्ट ही है, ऐसा वह कहता है। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झेलने लगे थे। यानी वह अब खिड़की से झांक कर देख रहा है तो रास्ते की जो बत्ती है, लाइट है, वह लाइट उसे दिखाई दे रही है और पिता ने करवट बदली है और वह हाथ से किसी कपड़े से हवा कर रहे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं। यानी जो पहले ज़माने में ऐसे एक डंडी रहती थी, उसके ऊपर ही सिर पर एक ऐसा झंडे की जैसा एक कपड़ा था और उस पर ऐसे हाथ हिलाकर हवा करते थे। वैसी उस प्रकार वह हवा उसके पिता कर रहे हैं और उसके डंडी से वह पीठ खुजाते हैं। जहाँ हाथ की उंगलियाँ दिक्कत से पहुँचती है, आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, पर एक पता भी नहीं डोलता। यानी वहाँ कहते हैं कि रिलीफ यानी जो भी उसका पेमेंट है वहाँ आने का इंतज़ार करते हैं और वह कितनी भयानक गर्मी है ऐसे वहाँ सोच रहे हैं। ये पेड़ जो है, उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी हवा भी नहीं है, तो गर्मी तो होनी ही होनी है। और उसमें गर्मी के दिन, धूप काले के दिन। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, शायद रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगे हैं। यानी वहाँ गर्मी तो बरकरार रहेगी, गर्मी तो रहेगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, धूप काले के दिन है। पिता और वह उसमें पिता उठकर घूमने लगे हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते
करते ये लगाते हैं ताकि कोई सेंध वेद न लग सके। लौट कर थके शोर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काट कर जमीन पर चुवाने लगते हैं। यानी जो घर की ओर घूमते हैं चौकीदारों की तरह कुछ आवाज़ निकालते हैं और वह फिर हे ईश्वर कहते हुए उंगलियों से जो पसीना है वह पसीना चेहरे का पोंछते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। यानी वह अंदर कमरे के दीवार पर पीठ लगाकर बैठा है और बैठने के बाद वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। यानी वह कहता है कि अजब सी बात है, सब लोग घर के अंदर कमरों के अंदर नीचे सोए पंखे की हवा में सोए हैं और वह जो है उसका पिता वह बाहर गर्मी में जाग रहा है। इतना ही नहीं, जो नया खरीदा है पेडस्टल खरीदा है वह तो दादी अम्मा के लिए ही लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। अभी वहाँ बिजली पंखे चल रहे हैं तो पंख उसका तो लाइट का तो बिल आएगा ही। इस सोच से वह घबरा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि बिजली का बिल तो बढ़ेगा ही, पैसा तो खर्च हो ही रहे हैं, लेकिन पिता तो कष्ट ले रहे हैं, वो बाहर है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। यानी वह सोचता है कि पिता जीवन, यानी उनको पता है उनके पिता को कि जीवन में क्या होता है, पैसों की अहमियत क्या है, किस प्रकार खरीदा चाहता है। यानी वह जीवन की सच्चाई को जानता है, इसीलिए वह पिता किसी और की बात नहीं मानते हुए गर्मी में सोते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। यानी वह पैसे बचाने के लिए वैसा करते हैं। यानी जो 4 आने का जो रिक्शा किराया लेता है वहाँ पर 3 आने देते हैं और जहाँ 3 आने लगते हैं वहाँ पर 2 आने देकर रिक्शे से आते हैं। इसी सिलसिले में वह घंटों घंटों तक वही रिक्शे का इंतज़ार करते हुए रुकते हैं, मगर झट से जो मिला उससे वह नहीं आते, क्योंकि वह जानते हैं स्थिति को। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उनमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। यानी जो दूसरी की सुविधाएं है, अपने बच्चों की है, अपने घर की जिम्मेदारी या वह जो है उसको निभाते वह खुद की जो जिम्मेदारी है, खुद की जो समस्या है वह सुलझा नहीं पाएंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिचोरी किया करते थे। जब लोग हार गए, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। यानी सब लोग उसकी चिचोरियाँ करते रहेंगे, यानी कुछ चुगली करते रहेंगे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनते थे। वह तो अपने ही जिद में, यानी अपने ही कष्टों के सहारे, कर्म के सहारे चलते थे। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। यानी जो बेसिन रहती है घर में, उसमें आज तक किसी ने उसमें हाथ धोते हुए नहीं देखा, क्योंकि वह बाहर ही अपनी जो पहले की ज़िंदगी है वही जीना पसंद करते हैं। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। यानी वह जो है वॉशरूम में भी नहाते नहीं है, वह आंगन में ही नहाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उसका जो बच्चा है सोच रहा है बेटा वह तो एक आधुनिक ज़माने का है, लेकिन पिता जो पैसों के कारण निम्न वर्गीय होने के कारण उसकी जो स्थिति है उसकी उसको जानकार है। इसलिए वो सब वो न कर कर वह पहले की ज़िंदगी जीना ही पसंद करते हैं।
जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। जो दादा भाई है वह सोचता है कि मैंने जो शावर खरीदा है उसको देखकर पिता खुश होंगे, नई चीज़ आई है, इसका कुछ उसको खुशी महसूस होगी और उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने पत, हिम्मत करके कहा भी आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। यानी जो दादा भाई है वह कहते हैं कि अंदर शावर लगाया हुआ है, उसके नीचे आप क्यों नहीं नहाते, क्यों स्नान नहीं करते, तो वह उसकी बात टालते हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी है तो बहुत नाक भों सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर से देते हैं। यानी वह कुछ बाज़ार से बिस्किटें या फल कुछ खाने की चीज़ें लाते हैं तो वह कुछ भी नहीं खाते हैं। यदि खाएंगे तो खाने से पहले ही वह उसका स्वाद कुछ भी नहीं है, ऐसा वह पहले ही कह देते हैं। अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। यानी जो घर की जो दाल रोटी है उसके अलावा उन्हें और कोई चीज़ खाने में या पहनने में पसंद नहीं है। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगवाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। खुशी बच्चे भी अब बगाहे मुँह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। यानी जो पिता के लिए बच्चे जो है वह महंगी धोती, महंगे फल वह खाने के लिए लाते हैं, लेकिन वह इनकार करते हैं। इस वजह से वह बच्चे हैं वह भी कभी कभी क्रोध निकालते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लद बाहर आम के दो सिकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। यानी जो बाहर का जो आम का पेड़ है उसके नीचे आम गिरने की आवाज़ आई है और वह आवाज़ सुनकर जो पिता है वह आम ढूंढने के लिए या इकट्ठे करने के लिए चले गए हैं और वह आम इकट्ठे करके गमले में रखेंगे। शायद ही रात में एक दो बार आम उसके चूज जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। यानी वह सोचते हैं कि अन्य किसी को सुबह मिल जाए, इसीलिए वह अंधेरे में ही वह आम ढूंढ कर इकट्ठा करके रखते हैं। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरफ टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। यानी वहाँ एक ऐसी दीवार पर सटे बैठकर यह सब बातें सोच रहा है तो काफ़ी देर वैसे ही बैठने से उनकी कमर में दर्द हो गया था और जो रक्त का जो संचार है वह भी कम हो गया था या रुका था। उसने मुद्रा बदली। अभी यह कमर दुख रही है। कमर एक ही जगह पर बैठकर, एक ही स्थिति में बैठकर कमर में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द होने लगा। इतना ही नहीं, उसका जो रक्त प्रवाह है वह भी थोड़ा कम होने लगा। तो उसने मुद्रा बदल ली, यानी बैठने की स्थिति बदल ली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों का हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। यानी वह पीछे जो रास्ते पर जो कुत्ते चिल्ला रहे थे उन कुत्तों को उसके पिता ने हगलाया, भगाया। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। यानी वो बेटा कहता है पिता से कि हमारी इस सोसाइटी में, इस गली में, इस समाज में काची खासी इज्जत है, वह नहीं जानी चाहिए। तो आप अंदर सोइए, अच्छे ढंग के कपड़े पहनिए, वह चौकीदारों की तरह मत रात को जगा
कीजिए, ऐसा उसको कहा है, लेकिन वह मानते नहीं, क्योंकि यह आधुनिक समाज में जीने वाले उसके बच्चे हैं और उसके जो पिता है वह पिता पुरानी पीढ़ी के हैं, तो वह पुरानी पीढ़ी को लेकर चलने वाले हैं। पुरानी अपनी जो नैतिकता है उसमें ही जीवन जीना वे पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं इस कहानी में नई और पुरानी पीढ़ी की टकराहट यह भी देखने को मिलती है। लेकिन पिता की आड़ में कभी कोई झोल नहीं आता, उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। यानी जो पुराने ज़माने के जो कमीज़ है, शर्ट है, उसी प्रकार के वो सीते हैं और वो बच्चों को लगता है कि अच्छी तरह से नए ज़माने के कपड़े वो पहने, और ऐसे कपड़े पहनकर यदि किसी सभा में या सोसाइटी में चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस बात से वे डरते हैं उनके बच्चे। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए न भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए। यानी वहाँ लोग कुछ कहते हैं तो लोगों को कहते हैं, आप जाइए, आराम से जाइए, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, वहाँ जाकर कॉफ़ी पिए, और जो वहाँ पर जो वेटर होता है उसको टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटवाए मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। यानी वहाँ जब कोई उनको विरोध करता है, कोई बोलता है, वहाँ तो सहसा चुप ही रहते हैं, बात बहस में कुछ बात नहीं बोलते हैं। लेकिन कभी ज़्यादा गुस्सा आया तो हिंसात्मक बात बोलते हैं, क्योंकि सहन शक्ति के बाहर यदि होता है तो कोई भी इंसान बोलने लगता है। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। यानी वो और कोई नहीं, जो घर के ही उनके बेटे हैं वही उनके अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा, चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। यानी यदि पिता कुछ बोलने लगे या गुस्सा निकालने लगे तो वह एक एक करके कमरे से बाहर निकलता है। अभी कैसा है, कमरे से बाहर पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, बहन और फिर तीसरा, यानी ये 3 भाई और 1 बहन, ऐसा इनका परिवार है। जब खींचते रहेंगे, अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। ये तब वो सब बेटे जाने के बाद, सब बच्चे बाहर निकलने के बाद फिर अंदर कमरे में माँ जाएगी और तब वह गीता पढ़ेंगे, नहीं तो बाजार में कुछ सामान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। यानी सभी बच्चे सोचते हैं कि आगे से पिता को हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनको नहीं घेरेंगे, उनको नहीं सताएंगे, उनको कुछ पूछेंगे भी नहीं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर से वहाँ अपने पिता के लिए उमड़ जाते हैं। उनके मन में एक भावना सी उत्पन्न होती है और वह पिता सो को फिर बोलने लगते हैं। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार से अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके। यानी जो लोगा है वह मौका ढूंढते हैं, वह समय ढूंढते हैं कि उसको भी कोई सुविधाओं का फ़ायदा हो शामिल होने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यानी वह किसी सुख सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठाना चाहते हैं। कोई देना चाहता है लाभ तो वो लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं जो भूखा है उसको, जिसको आवश्यकता है उसको दीजिए, ऐसा वह कहते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की अस्प्रति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। यानी वह अपने ढंग से जीना चाहते हैं और वह पिता के कारण वह वैसा नहीं कर सकते। पिता अद्भुत और विचित्र है। वह सोचते हुए उठा, कमरे में
घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। यानी वह अंदर ही अंदर कमरों में घूमने लगता है और वह अंदर कमरे में सिगरेट पीना चाहता है, लेकिन पी नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो सिगरेट पीने का उस प्रकार का माहौल नहीं था, कोई सिगरेट पीने की सुविधा तो नहीं थी। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी। यानी वो खुद को ज़बरदस्ती सोना चाहता है, मगर नींद नहीं आ रही थी, शायद नींद नहीं आ सकेगी, क्योंकि वह ज़बरदस्ती सोया तो नींद ही नहीं आएगी। यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। यानी उसका जो पिता है वह अद्भुत है, अलौकिक है और वह विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था और उन्हीं वह विचारों के ख्यालों में डूबा है और वह उसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इस कहानी में जो मनोविश्लेषण होता है वह भी इस कहानी में दिखाई देता है। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। यानी जो जाड़े के दिन थे, सर्दी के दिन है, उस दिन में वह मुश्किल से उसने पिता के लिए एक कोट का कपड़ा लाया था। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए। यानी वह कपड़ा लाया कोट का, तो वह लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन माँ ने समझाया और वह समझा बुझा कर फिर उसने वह कपड़ा लेने के लिए कपड़ा स्वीकार किया और उसी खुदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चले दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, वहाँ ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। यानी जो सुधीर है, सुधीर कहता है कि यह कपड़ा अच्छा है, महंगा है, तो किसी अच्छी दर्जी से सिलवाएंगे, अच्छी दर्जी से सिलवाएंगे तो वह अच्छा सिएगा आपके नाप का, और वह कहीं बाहर पहन कर जाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस बात पर पिता ने काफ़ी ही हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। यानी वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ सभी को, इस शहर के जो छोटी मोटी गलियों में आए हुए दर्जी जो है म्यूनसिपल मार्केट के, तो वह कुछ ऐसे वैसे ही सीते, सिर्फ एक आपका जो लेबल है वह लेबल लगाते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हाल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलाते थे। यानी वह कहते हैं, मैं जिस दर्जी के पास कपड़े सिलाता हूँ उनके पास अच्छे खासे लोग कलकत्ते के सिलाते हैं, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग भी आते हैं। ये फैशन जिनके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। यानी वह कहते हैं, मैं जहाँ पर जिस दर्जी के पास कपड़े सिलाता हूँ उसके पास यह फैशन तो कुछ नहीं है, उसके तो पाँव की धूल है, वह तो इससे बढ़कर अच्छे कपड़े सीता है। यानी वह उनके पीढ़ी का है, उनके ज़माने का है, तो वह उनकी ज़माने की फैशन उनको अच्छी लगती है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। यानी वह कहते हैं कि मुझे फैशन के ज़माने में या किसी और दर्जी के पास जाकर मुझे वही कमीज़ या कपड़ा सिलाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, वे तो व्यर्थ ही है, मुझे नहीं पैसे खर्च करने हैं। इतना कहकर उसने विरोध किया और किसी की बात नहीं मानी। ऐसा वह अपनी जीत को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। पिता सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक जाइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। तो वह सुधीर ने भी यह सब सुनकर कपड़ा छोड़ दिया और आपको जहाँ जाना है, जिस दर्जी के पास जाना है वहाँ जाकर सिलवाइए, ऐसा कहता है। ये पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे आप सुनाई पड़ी हो। यानी वह एकदम उठ गए और उठने के बाद उन्हें याद आया कि बगीचे में आम गिरा है। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टीका सा
पीठ के पसीने से बनियान चिपकी गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, यानी वहाँ उठने के बाद जो पीठ पर उसकी बनियान है, वह बनियान पसीने से चिपक गई थी और वह अंदर से देख रहा है। मन उसका मथा जाता था। बीवी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। यानी उसकी जो पत्नी है, वह पत्नी आराम से सोई है और यह जो है, यह एक उसके अलग से विचारों में खोया है। इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। यानी वो खाट पर नहीं थे, चारपाई पर नहीं थे, तो वह सोचता है कि वह बगिया में जो गिरा है वह आम ढूंढने के लिए गए होंगे। पिता कितने विचित्र है। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। यानी जो बड़े समय से 2 ही किताबें पढ़ते हैं, उसमें रामायण और गीता, यह 2 के पढ़ते हैं। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो, उन्होंने उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। यानी वह सोच रहा है कि केवल 2 ही किताबें वह कभी भी पढ़ते हैं, तो इन 2 ही किताबों के आधार पर या इन 2 ही किताबों के ज्ञान के आधार पर भला कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है क्या, जी सकता है क्या, ऐसा वह सोच रहा है। तभी उसका बच्चा कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। यानी वह सोच रहा है, सोच की वजह से, अन्य बाहर के विचारों की वजह से नींद नहीं आ रही है। खिड़की के बाहर वह देख रहा है। तभी अचानक उसका जो बच्चा है वह रोने लगता है और वह रोने के बाद कोई न देखे, इसलिए वह बिस्तर पर आता है, फिर से सोने का नाटक करता है। यानी वह देखने वाले को लगे कि यह सोया है। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। यानी जो बच्चों की आवाज़ से कोई जग जाएगा और फिर मुझे जगा हुआ देखकर कोई अन्य प्रश्न पूछते। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले सी बेखबर हो गई थी। यानी देवा यानी उसके पत्नी का नाम था। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। यानी जो बच्चा है छोटा, वह बच्चा दूध पी रहा है और वह दूध पीने की आवाज़ भी आ रही है। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया। यानी वह सोचता है कि उसके पत्नी के बारे में भी कुछ सोचे। यह सोचकर वह उसके पत्नी के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना भी की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से ऊब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। यानी कुछ अंदर उत्सुकता हो तो बात, लेकिन वह कुछ नहीं होता तो वह खुद ही मन में लांछित होकर हाथ निकालता है। बाहर पिता सो या जागे रहे, जैसा भी हो वह बड़े ज़बरदस्त है इस समय। यानी वह कहते हैं कि वह तो जैसे भी है, लेकिन बड़े ही वह उस समय तो बेहतर है, अच्छे है। बाहर रहकर बाहर ही होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। यानी वह बाहर रहे पिताजी और वह बाहर ही रहेंगे और बाहर के ही हिस्से में रहेंगे। वह विवशताग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। यानी वह सोच रहा है कि इस समाज में मेरे पिता जैसे कितने लोग होंगे, वह बाहर ही सोते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? यानी पिता भी उसी तरह नहीं सोचते हैं। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर ही सिहरन हुई।
फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसने मस्तिष्क में एक भिंचाव आ गया, विषाद सर्वोपरि था। यानी वह कुछ विचार आया और वह सर्वोपरि विचार था। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही कहानी देखेंगे। अगले वीडियो में इसकी बाद की कहानी देखेंगे, क्योंकि कहानी लंबी है और वह कहानी एक ही वीडियो में देख पाना या पढ़ाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए अगली वीडियो में हम आधी कहानी बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही सभी नेट सेट JRF का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।